हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे केवीएस पीआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि आपका हुआ था 22/5/2023 शिफ्ट 2 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को काफ़ी इजी तरीके से और समझते हुए करते हैं। तो ये मेरे आपके रहा चैनल का लोगो, जिसमें कि देखो 50 मिलियन व्यू का उसमें बना हुआ है, डीपीएस मेक लर्निंग फन का। और देखो ये आपका है यहाँ पे क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ आपका इस तरह का है कि मिराकुलस को बताना है। यहाँ पे चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू वन गिवन अबव। देखो यहाँ पे बोला है सिमिलर, तो सिमिलर के लिए क्या है, तो मैंने यहाँ पे मिराकुलस का मतलब लिख दिया है मीन समथिंग दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और देखो यहाँ पे इसके ऑप्शन में भी बना है क्या, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओके, देखो यहाँ पे लिखा है क्या, फेरोसियस। उसमें भी आपको बताना है अपोजिट मीनिंग के अकॉर्डिंग। तो मीनिंग्स होता है इसका क्या, सेवेरली, फियर्स, क्रूअल या वायलेंट। अपोजिट मीनिंग बताना है टैम, तो टैम इसका करेक्ट आंसर होगा रेफर्स टू एन एनिमल दैट इज नॉट डेंजरस। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ लिखा है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। दिस डिश इज नॉट टू हिज लाइकिंग। तो अब इसमें आपको बताना है कि लाइकिंग क्या होगा। तो यहाँ पे देखो ये एक तरह का क्या है, नाउन है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका नाउन। अब यहाँ देखो बना है आपका ही हैज ऑलवेज लाइक दिस फूड। चूज द ऑप्शन इन विच द अबव सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज इन इनटू पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में आपको एग्जैक्ट जिसको इसका आंसर है वो बताना है। तो इसमें देखो लिखा है पहला क्वेश्चन, दिस फूड हैज ऑलवेज बीन लाइक्ड बाय हिम। तो देखो सिंपल सा है कि दिस फूड को जब चेंज करोगे तो सब्जेक्ट जाता है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, ऑब्जेक्ट जाता है सब्जेक्ट के प्लेस पे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखो दिस फूड का दिस फूड हो जाएगा, हैज और हैज ऑलवेज, और देखो आपका पैसिव वॉइस है तो बीन लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लाइक्ड और बाई लग जाता है, फिर ही का हिम हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर बनेगा थर्ड। सुनीता से कॉमा टू कॉमा प्लीज हेल्प मी राम। तो यहाँ पे देखो इसका करेक्ट आंसर है क्या, कि यहाँ पे देखो प्लीज की बात हो रही है, यानी कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट होने की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे बनेगा क्या, सुनीता रिक्वेस्टेड राम टू हेल्प हर। यहाँ देखो लिखा है चूज द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग जंबल वर्ड या फ्रेज हैव बीन रीअरेंज टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो देखो इस क्वेश्चंस को लगाने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि आप कभी भी किसी चीज को फॉर्म करोगे तो जो जो चीजें आपको पार्ट बाय पार्ट में सही लग रही होंगी, या अकॉर्डिंग टू ग्रामर लग रहा है कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर मेन वर्ब होगा, तो इस तरह से आप अरेंज कर लेना। अरेंज करने के बाद आप पूरी चीजों को एक मीनिंगफुल बेसिस पे रखना, जिसके थ्रू आप चीजों को अरेंज करके फिर उसको देखोगे तो क्या आपको रॉन्ग लग रहा है क्या राइट लग रहा है, उस बिहाफ पे करोगे तो कर लोगे। तो यहाँ पे मैंने देखा कि फुल एम्प्लॉयमेंट सीम्स ईयर अवे स्टिल लाइट। तो इसको जब आप अरेंज करोगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, फुल एम्प्लॉयमेंट स्टिल सीम्स लाइट ईयर अवे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पे फोर्थ। ओके, ADBEC। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विच कंटेन एन एरर। सिंस 4 year हैज ही हैज बीन टीचिंग हियर। फिर वही बात है, मैंने आपको बोला। अच्छा, इसमें तो आपको बताना है क्या है, एरर फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे एरर फाइंड आउट करने की बात हो रही है। तो एरर फाइंड आउट करने के लिए बहुत सिंपल सा बेसिस ये होता है कि इस चीज के लिए आपके पास देखो सिंस लिखा है 4 year, तो 4 year मतलब क्या हुआ आपका, देखो टाइम देखोगे तो पॉइंट टाइम दो तरह का होता है। एक होता है आपका टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एक होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप अगर पॉइंट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग देखोगे तो सीन्स यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये एक तरह का क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। तो यहाँ पे सीन्स की जगह क्या लिखोगे, फॉर लिखोगे। तो मैंने यहाँ देखो लिखा है फॉर 4 year ही हैज बीन टीचिंग हियर, करेक्ट आंसर है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द वंस दैट फॉलो इस सेंटेंस। आई थिंक ही इज क्वाइट डैश द आइडिया। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है टेकन विथ, क्योंकि टेकन विथ का मतलब होता है क्या, वेरी इंटरेस्टेड। ओके,
तो आई थिंक ही इज क्वाइट वेरी इंटरेस्टेड द आइडिया। तो इस बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर है टेकन विथ। फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। और उसमें लिखा है क्या, आई वुड हैव हेल्प्ड यू इफ यू डैश मी। तो हैड आस्क्ड होगा। ओके, क्योंकि देखो पहली चीज क्या है, आस्क्ड, और लिखा है यहाँ पे हैव हेल्प्ड यू इफ यू हैड आस्क्ड, क्योंकि बात क्या है कि पास्ट में रखी गई है, तो इस पे आप रखोगे यहाँ पे हैड आस्क्ड। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इन हिज बुक ही हैज टेकन, तो टेकन के बाद लगाओगे आफ्टर हिज फादर। और टेकन आफ्टर का मतलब होता है टू रिसेंबल इन अपीयरेंस, तो इसमें आप रखोगे टेकन आफ्टर। देखो आगे क्या है आपका, अब देखो यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है हिंदी का सेक्शन वाला। तो इसमें सिंपल सा है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस चीज़ को पढ़ने के लिए पहले क्या करना है, जब इस सेक्शन को सॉल्व करना है हिंदी वाला, तो उस हिंदी वाले में आपको करना ये रहेगा कि पहले एकदम ध्यान से पढ़ लेना कि किस बेसिस पे और किस पॉइंट पे बात की जा रही है, और उसी पे फोकस रखना ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कि मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ कि अपने देश में नवीन राष्ट्र के निर्माण का कार्य भी विवेकानंद आरंभ कर गए। व्यक्तियों के समष्टि का राष्ट्र कहते हैं, व्यक्तियों के समष्टि को राष्ट्र कहते हैं। सच्चे मनुष्य का निर्माण हुए बिना स्वाधीन और बलवान राष्ट्र का जन्म नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने कहा था कि मानव निर्माण ही मेरा लक्ष्य है। तत्पश्चात सच्चे मनुष्य के निर्माण के लिए उन्होंने किसी वर्ग विशेष की ओर अपनी दृष्टि केंद्रित न करके समग्र समाज की ओर ध्यान दिया। तो बात कहीं न कहीं घूम फिर के समाज को लेकर के हो रही है। एक व्यक्ति विशेष है जिसका नाम हमारे विवेकानंद जी हैं, और उन्होंने देश को नवीन राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया है इस सेंटेंस में। बस इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो देखो पहली चीज़ क्या है कि स्वामी विवेकानंद का लक्ष्य क्या था? तो देखो वो था आपका क्या, मानव निर्माण। देखो यहाँ लिखा है, उन्होंने कहा था मानव निर्माण ही मेरा लक्ष्य है। ठीक है? अब देखो कुछ चीज़ें कभी-कभी ऐसी होती है ना कि सेंटेंस पढ़ो तो अपना माइंड थिंक वर्क करता है वहाँ पे कि भाई ये बात तो बिल्कुल सही है, ये वाली नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ऐसा मत सोचना वहाँ पर। वहाँ पे जो आपका पैरा दिया होगा उसी को लेके चलना। अपना एक भी माइंड मत लगाना कि क्या करना है, बस उसी पैरा के इर्द-गिर्द घूमना। व्यक्तियों के समूह को राष्ट्र कहते हैं। सेंटेंस पढ़ोगे उसमें आपको एकदम क्लियरली मिलेगा। विवेकानंद कैसा राष्ट्र चाहते थे? तो विवेकानंद जी चाहते थे कि सशक्त और स्वतंत्र एक राष्ट्र बने। विवेकानंद जी ने नाम मानव निर्माण के लिए समस्त समाज को चुना। ओके। अब मानव निर्माण का देखो वास्तविकता तो सच ये भी है कि अगर हमारा समाज स्वस्थ स्वस्थ होगा, हमारे समाज में जितनी कुरीतियां हैं, जितने अंधविश्वास है, ये सब चीजें अगर दूर होंगी, मानव निर्माण भी उतना ही सशक्त होगा। देखो यहाँ लिखा है समष्टि का विलोम क्या है? तो समष्टि का आप सीधे सीधे सोचोगे क्या होगा, तो इसका पहले अर्थ समझ लेते हैं, जिसका मतलब होता है सबका सम्मिलित या सामूहिक रूप। और इसका जो विलोम होता है वो होता है व्यष्टि। ओके। और व्यष्टि का अर्थ क्या होता है, तो इसको भी मैं बता देता हूँ। समूह या समाज में से अलग किया हुआ प्रत्येक व्यक्ति या पदार्थ। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कारणवश कोई व्यक्ति को समाज से अलग कर दिया जाता है, किसी दंडनीय अपराध को लेकर के, किसी कुकृत्य को लेकर के, किसी असामाजिक तत्व को लेकर के। तो उस व्यक्ति के लिए या उस चीज को लेकर के तो समष्टि का हम लोग विलोम समझ सकते हैं व्यष्टि होता है। ओके। उद्वार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत प्लस हार, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो लिखा है तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है, बिल्कुल भी आप इसको पढ़ के नहीं समझ सकते हो कि हाँ ये चीज हो सकता है। तो इसमें आपका देखो लिखा है सर्प का सांप, ये भी सही है। माथा का मस्तक नहीं, मस्तक का माथा होता है, तो ये वाला आपका असंगत युग्म है। बाकी सब चीजें सही हैं। आश्चर्य का अचरज, शुष्क का सूखा। बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बादल का पर्यायवाची शब्द होता है आपका पयोधर। ओके।
और मेह की बात करोगे, आया हुआ मैं आपको समझा देता हूँ कि पर्यायवाची बहुत सिंपल सी चीज़ होती है। तो मेह जो होता है वो होता है बरसात, वर्षा, वृष्टि, ये मेह का होता है। वृष्टि उसी में आ गया। जलज, तो जलज आपका होता है क्या, कमल का। ओके, आगे बढ़ते हैं। निर्यात का विलोम क्या है, कॉमन सी बात है एकदम, आयात। पेड़ से पत्ते झड़ गए, तो ये कौन सा कारक होगा, अपादान। ये सब सिंपल सिंपल चीजें हैं, बिल्कुल आप अच्छे से जानते हो, मैं इस पे ज्यादा डिटेल नहीं करने वाला। भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किसे एक मूल अधिकार के रूप में गारंटी नहीं कराया गया है, तो वो है आपका निशुल्क विधिक सहायता। ओके, देखो ये जो चीजें हैं इसको समझ लो कि यह जो संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत सुनिश्चित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण कोई भी नागरिक न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित न रहे। मतलब कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ, आप उस चीज के लिए पे नहीं कर पा रहे हो, आप किसी चीज के लिए सक्षम नहीं हो, तो आपको सबसे चीजें क्या कराई जाएंगी, प्रोवाइड कराई जाएंगी। ओके, वो भी किसके थ्रू, तो न्याय, वो आपके कोर्ट के थ्रू। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में राज्य राजमार्गों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। तो फर्स्ट टाइम जब मैं इसको देख रहा था तो मुझे लगा कि इसका रख रखाव करने का काम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का होगा, लेकिन ये गलत है, क्योंकि भारत में राज्य राजमार्गों का रख रखाव राज्य लोक निर्माण विभाग करता है, ना कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है, जिसको कि हम लोग NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इसका होता है राज्य राजमार्ग उसका, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, NHAI अधिनियम 1988 के तहत किया गया था। ओके, तो ये सब चीजें आपकी रहेंगी वहां पर। आगे देखिए क्या है, लिखा है क्या, किस प्रकार की मिट्टी में नमी को थामने की क्षमता होती है और वह कपास की खेती के लिए अभिष्ट होती है। तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, वो आपकी मिट्टी होती है काली मिट्टी। वर्ष 1920 में एक प्रसिद्ध कार विनिर्माता फोर्ड, ओके, और फोर्ड, एक्चुअली इसका नाम है फोर्ड, एक कंपनी है, उसको बता रहा है यहाँ पे, ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर असेंबली लाइन तकनीक को देखकर कार बनाने में उस तकनीक का प्रयोग करना शुरू किया था, तो वो है आपका पवन चक्की संयंत्र। आगे बढ़ते हैं। भूमध्य सागर के पूर्व की ओर वाले देशों का उल्लेख करने हेतु पश्चिमी नजरियों से निम्नलिखित में से किस शब्द का सृजन किया गया है, तो ओरिएंट है आपका। ओके, देखो मैं आपके बारे में इसको बता देता हूँ, क्योंकि ये सब चीजें कुछ अलग से होती हैं। तो ओरिएंट शब्द पश्चिमी दृष्टिकोण से भूमध्य सागरीय पूर्व के देशों को संदर्भित करने के लिए किया गया है, और यह जो शब्द है वह ओरियन से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है उठना या पूर्व। ठीक है, अब देखो, अब 3 वर्ड और भी हैं, मैं चाहूँ तो उसके बारे में भी आपको बता दूं, तो इसमें से एक वर्ड को मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे, जो कि है आपका एग्लिसिस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं एंग्लिसिस्ट। ये ऐसे शब्दों में प्रयोग किया जाता है जैसे कि किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो एंग्लिकन अंग्रेजी अंग्रेजी भाषा के उपयोग में इसको करते हैं, जैसे कि किसी भाषा शिक्षण से संबंधित जो व्यक्ति होगा उसके लिए किया जाता है ये। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ओरिएंट है वैसे। गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव IFFI 2022 में किस भारतीय अभिनेता को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है, तो उस समय की जब बात हो रही थी तो वो थी आपकी चिरंजीवी। देखो दोस्तों, जितने भी अवार्ड्स होते हैं, चाहे फ़िल्म से लेकर के हो, क्रिकेट से लेकर के हो, फुटबॉल से लेकर के हो, शतरंज से लेकर के हो, तो उसको ज़रूर पढ़ा करिए अच्छे से। और ख़ास करके इस समय देखो कुछ जैसे कि राइटर्स हो गए, नोबेल पुरस्कार हो गए, सब आते हैं, तो सब चीज़ों को ध्यान में रखा रहा करिए। देखो लिखा है, भारत में राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 3 दिसंबर 2022 को क्यों दिया गया, क्योंकि उस समय अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है, इसका ये करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, किस पुस्तक को डोगरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है, सिख मत।
पढ़ते हैं हम लोग आगे। अक्टूबर 2022 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बने? देखो मैंने यहाँ पे उनका फोटो भी लगा दिया है ताकि आप उनको समझ सको। तो वो थे आपका रोजर बिन्नी, इनका नाम है। देखो यहाँ पे मैंने टिक ही कर दिया है, सबको मिला दिया है यहाँ पे। सूची एक में दिए गए संकेतक को सूची दो में संकेतक का अम्लीय विलयन में मिलाने पर बनने वाले रंग से मिलान कीजिए। लिटमस पेपर लाल, हल्दी पीला, चीनी गुलाब की पत्तियां गहरा गुलाबी, फेनोप्थिलाइन रंगीन। डन है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा थर्ड वाला। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि निम्नलिखित संख्या क्रम में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के एकदम पहले 3 का गुणज और एकदम बाद 4 का गुणज हो। तो इसमें देखोगे 1 2 3 4, तो ये आपकी 4 दिख रही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ये। देखो ये आपका यहाँ पे आ गया। तो सुनीता ममता की दाईं ओर 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है, राज सुनील के दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको कि आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पर मैंने अरेंज कर दिया है। तो इसको आप अपना डायरेक्शन के बिहाफ पे रख करके सेट करोगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा उत्तर पूर्व। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस जैसे जैसे डायरेक्शन बोलेगा वो समझ जाना। हाँ, अगर कभी कभी कुछ कंफ्यूजन आता है तो आप समझ जाना कि जो आपका राइट साइड है उसको अगर आप हल्का सा ऐसे करेक्ट बेसिस पे रखोगे तो बी बनेगा, अपने दाएं हाथ वाले को बनाओगे तो डी बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक है। देखो यहाँ लिखा है अरेंज करने के लिए ए डी के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अरेंज करोगे ऑफकोर्स बन जाएगा, बहुत टफ ये भी नहीं है आपका। ओके। बस कुछ चीज़ों को समझ के लगाना रहेगा। यहाँ मैंने सॉल्व कर दिया है तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा आपका वो है ई। पूछा क्या था इसमें कि एफ के सामने कौन बैठा है? तो एफ के सामने देखो क्रॉस देख रहे हो, एफ यहाँ है ई यहाँ है, तो एफ के ठीक सामने ई बैठा है। अब देखो लिखा है यहाँ पे कि आप 5 छात्रों एस टी यू वी और डब्ल्यू में सर्वाधिक अंक किसने प्राप्त किए हैं? तो टी डब्ल्यू से कम अंक प्राप्त करता है, तो टी जो है डब्ल्यू से कम अंक प्राप्त करता है, किंतु वी से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो वी से अधिक हो गया। वी एस तथा यू से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो वी जो है एस और यू से अधिक अंक प्राप्त करता है। तो अब इसे पूछा क्या है कि अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए, ठीक है, तो हाँ ठीक है, ये आपका हो गया, ये हो गया। तो अकेले प्रश्न का उत्तर देने के पर्याप्त, जबकि कथन हेतु पर्याप्त नहीं है। तो इसमें देखो ऐसा है कि जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ये कि कथन एक और कथन दोनों मिलकर उत्तर देने के लिए आवश्यक है। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ गया। तो इसमें आपका क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए आरेख में वृत्त गैर शिक्षितों का गैर वर्ग गैर कर करदाताओं का त्रिभुज एथलीटों तथा आयत विवाहित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखो गैर शिक्षितों, विवाहित और गैर करदाताओं और एथलीट, इन सबों को हम लोग अलग अलग तरीके से अरेंज किए हैं। वृत्त में है गैर शिक्षित, वर्ग में है गैर करदाता, त्रिभुज में है एथलीट और आयत में है विवाहित। तो कितने गैर शिक्षित करदाता विवाहित एथलीट हैं? तो उस तरह के बनेंगे आपके 17। तो ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे 17। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। महराज ने एमएस विंडो में एक ऐसे मैजिक शॉर्टकट की संयोजना का प्रयोग किया जिसने एक फाइल को रिसाइकल बिन में स्टोर किए बिना उसे डिलीट कर दिया। निम्नलिखित में से उस मैजिक शॉर्टकट की संयोजना की पहचान कीजिए। तो शिफ्ट प्लस डिलीट हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी विशेषता फीचर एक से अधिक प्रोग्राम को साथ साथ चलाने की अनुमति देती है? तो वो है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग। इस की का प्रयोग कीबोर्ड पर किसी कैरेक्टर की के साथ किया जाता है तो यह एक कैपिटल कैरेक्टर को टाइप करने में सहायता करती है, अन्यथा यह लोअर केस करेक्ट टाइप करती है। यह कौन सी की है?
तो आपको पता होगा ये शिफ्ट है, क्योंकि जब भी कभी आप शिफ्ट के साथ कोई की को प्रेस करते हो तो कैपिटल प्रेस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाने सहित दैनिक जीवन डाटा और वर्ड प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त है? तो वह है आपका माइक्रो कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सीधे क्लाउड स्टोरेज को सपोर्ट नहीं करता है? तो आपका है एमएस पेंट। एमएस पेंट में कौन सा स्टोरेज होता है भाई? एमएस पेंट कहाँ से कोई क्लाउड स्टोरेज को सपोर्ट करेगा वो? वृद्धि की परिभाषा दी जाती है। तो देखो, शरीर में अव्युत्क्रमणीय मात्रात्मक परिवर्तन के रूप में वृद्धि की परिभाषा दी जा सकती है। ओके, मैं आपको बता देता हूँ कि वृद्धि एक्चुअली क्या है। तो वृद्धि उस प्रक्रिया को संदर्भित करती है जिसके द्वारा एक जीव आकार, द्रव्यमान और आयतन में वृद्धि करता हो। ओके, उस चीज को आप कह सकते हो। अब देखो, वृद्धि एक ऐसी चीज है कि एक बार अगर आदमी का ग्रोथ हो जाता है तो वो रिटर्न नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की लंबाई बढ़ गई है तो उसे छोटी नहीं की जा सकती है। तो वो सब सारी प्रक्रियाएं वृद्धि के ही अंतर्गत आती हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित होता है वृद्धि और विकास। ओके, आनुवंशिकता और पर्यावरण। ओके, पर्यावरण से प्रभावित है तो वृद्धि और विकास। देखो, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल कर दूं कि आनुवंशिकता और पर्यावरण दो मूलभूत कारक हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर उसके आनुवंशिक के साथ साथ उसको किस पर्यावरण में रखा जा रहा है, उस पर रखा जाए तो उसके उसके विकास में बहुत प्रभाव डालता है, जो कि किसी व्यक्ति के विकास को आकार देता है। शारीरिक बनावट से लेकर व्यवहार और व्यक्तित्व तक कई प्रकार के लक्षणों की विशेषताओं को प्रभावित करता है। कौन? आनुवंशिकता और पर्यावरण। बालक के विकास के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य कारक है? तो सामाजिक सांवेगिक आयाम, क्योंकि इसमें शामिल है कि बच्चे दूसरों के साथ कैसे बातचीत कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को प्रबंधित करना, संबंध बनाना सीखना, मतलब कि दोस्तों के साथ कैसे बिहेव करें, क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत है, वो सब सारी चीज़ें इसमें आती हैं। निम्नांकित में से क्या संज्ञानात्मक अधिगम का उदाहरण है? तो वो है चिंतन। देखिए, चिंतन होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चिंतन एक संज्ञानात्मक अधिगम का एक उदाहरण है। क्योंकि इसमें समझ, तर्क, समस्या समाधान और निर्णय लेने की मानसिक प्रक्रिया सब शामिल होती हैं, जिसमें आप चीज़ों को याद करते हो, समझते हो, सोचते हो, विचार करते हो, उस पर डिसीजन लेते हो। तो ये संज्ञानात्मक अध्ययन का एक उदाहरण होगा। निम्नलिखित में से क्या विकासात्मक निःशक्तता है? ऑटिज्म। देखो, आपको पता भी नहीं होगा कि, तो अगर बहुत लोगों को ऐसे होगा जिसको ऑटिज्म पता नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ऑटिज्म जो है आपका किसी व्यक्ति की सामाजिक बातचीत, संचार और व्यवहार को प्रभावित करता है। ओके, तो ये चीजें आपके ऑटिज्म के अंदर में है कि आप किस तरीके से किसी के साथ कैसा रिएक्ट करते हो। विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे किया जा सकता है? तो अध्यापकों को बच्चों को प्रभावित करने के लिए स्वयं को आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना ही आपका उसमें आता है। ठीक है, तो ये आपका सही होगा, करेक्ट आंसर होगा। और मैंने आपको कई बार ये बात समझाई है कि कभी आपको ऐसा लगे कि आप पेपर को एग्जाम में दे रहे हो और आपको लग रहा है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है कि जितना बड़ा सेंटेंस लिखा है वो हो, और आपको लग रहा है कि नहीं, हाँ ये सही भी है। तो मोस्ट ऑफ जो लंबे सेंटेंस होते हैं किसी भी क्वेश्चंस के, वो सही होते हैं। तो आप उसी पे ही टिक करना। आगे देखो, लिखा है अस्मिता से संघर्ष निम्नांकित में से किसकी विशेषता है? तो किशोरावस्था। आगे बढ़े। यदि हम इस समूह के व्यक्तियों की सकारात्मक ऊर्जा का सही दिशा में दोहन नहीं करते हैं तो ये समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। इस समूह में निम्नलिखित में से कौन है? तो किशोरावस्था के व्यक्ति। ओके, किशोर जीवन के उस चरण में होते हैं जहां वे ऊर्जा, जिज्ञासा और स्वतंत्रता की इच्छा का अनुभव करते हैं। तो उनको हर एक तरह की चीजें होती हैं, नकारात्मकता भी हो सकता है, सकारात्मकता भी हो सकता है।
तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चलोगे तो किशोरावस्था के व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है। निम्नलिखित में से किनके लिए व्यावसायिक विशेषज्ञों की नियुक्ति समय की मांग है? वर्तमान कालिक स्कूल के युवक। स्कूल में वर्तमान कालिक स्कूल के युवक द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए पेशेवर विशेषज्ञों की नियुक्ति विशेष रूप से आवश्यक होती है, जिसमें वो क्या करते हैं कि उनके मानसिक स्वास्थ्य, करियर मार्गदर्शन, भावनात्मक भलाई, शैक्षिक सब चीज़ों को वो उसमें क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, समाधान उनको बताते हैं। बालक के संज्ञानात्मक व्यवहार व्यक्त हो सकता है तो वैविध्य चिंतन के रूप में। ओके। वर्तमान समय में कक्षा कक्ष की दशा को देखते हुए अध्यापक के लिए बड़ी चुनौती क्या हो सकती है कि विद्यार्थियों की रुचि और उनको ध्यान को निरंतर बनाए रखना सबसे टफ काम होता है एक टीचर के लिए, कि सारे बच्चे को कि हर बच्चा एक अलग अलग समुदाय से है, अलग अलग कम्युनिटी से है, हो सकता है अलग अलग भाषाएं भी बोल रहे हो, तो उन सभी का एक जगह रुचि बनाए रखना, उनका सब जगह एक जगह ध्यान रखना एक टीचर के लिए बड़ी चुनौती होती है। तो करेक्ट आंसर आपका ई होगा। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। मेहनत भी लगता है इन सब चीज़ों को, और मैं आपको पूरी कोशिश करता हूँ अपना बेस्ट देने के लिए, जिससे कि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए और आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते ही कर लो। कुछ ऐसा भी मैं अब ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ-कुछ चीज़ें पेपर सॉल्व करते-करते आपको समझ में आ जाती है कि एक्चुअली में सामने वाला यानी कि एग्ज़ामिनर जो एग्ज़ाम में पेपर सेट कर रहा है वो कैसे सेट कर सकता है। किशोर अपराध क्या है? समाज विरोधी व्यवहार का प्रदर्शन जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, वो आपका उसमें आता है। गृह समाजीकरण का डैश अभिकर्मक है, तो प्राथमिक, आप सब जानते हो इस चीज को। स्कूल के नेता को निम्नलिखित में से किसे अनिवार्यता बढ़ावा देना चाहिए? विद्यार्थियों को अपनी अभिव्यक्त करने को। ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से क्या सामुदायिक कार्यकलाप हो सकता है? ग्राम सर्वेक्षण। तो ग्राम सर्वेक्षण में क्या होगा कि एक सामुदायिक कार्यकलाप, पहले समझ लो क्या होता है कि एक सामुदायिक कार्यकलाप कोई भी क्रिया या घटना है जिसमें समुदाय के भीतर के व्यक्ति एक सामान्य लक्ष्य की ओर काम करने या साझा अनुभव में शामिल होने के लिए एक साथ आते हैं, जो समूह को लाभान्वित करते हैं, मजबूत करते हैं और सामाजिक संबंधों में सुधार करना, सहयोग बढ़ावा और स्थानीय मुद्दों को हल करना, ये सब चीजों में शामिल होता है। इससे एक क्वेश्चन पक्का है कि आता ही आता है। तो जो भी चीज़ें लग रहा होगा कि हाँ, वो किसी एक ग्रुप में हो करके की जा सकती है, तो उसी को करेक्ट आंसर करना। समय सारणी का क्या प्रयोजन है? तो समय और ऊर्जा का अपव्यय का अवरोधन। समय सारणी का मतलब क्या भाई? कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकल करके आए और ऊर्जा सही जगह यूज हो, उसको कहा जाता है। स्कूली व्यवस्था प्रणाली में फीडबैक का क्या प्रयोजन है? आत्मनिरीक्षण और सुधार। आगे बढ़े। स्कूल का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से किया जाता है? तो स्कूल विद्यालय के कार्यक्रम क्षमता को जानने के लिए उसको किया जाता है। आगे देखिएगा। विद्यालय की वार्षिक योजना का कार्य है, इससे स्कूल की सभी गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित की जा सकती हैं। निम्नलिखित में से क्या पाठ्य योजना की मुख्य विशेषता है? तो सुपरिभाषित अनुदेशात्मक उद्देश्य को रखा गया है इसमें। स्कूल एक शक्तिशाली द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी है। स्कूल प्राथमिक तो आपका घर है, द्वितीयक आपका स्कूल है। तर्क बुद्धि निम्नलिखित में से किसे सहचारित है? तो संज्ञानात्मक। व्यवहारवाद का तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे है? पर्यावरण। देखो दोस्तों, मैं थोड़ा सा तेज कर रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व, ताकि कम समय में हम लोग चीज़ों को कर पाए, और वैसे भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको चीज़ें बहुत हद तक पता होगी। विद्यार्थी निम्नलिखित में से किस माध्यम से बहुत अधिक अभिप्रेरित होंगे? तो कक्षा में उपलब्ध आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकीकरण के उपकरण के द्वारा। स्कूली शिक्षा में माता पिता मंच की क्या भूमिका है? सहायता प्रदान करना और विद्यालय को रचनात्मक सुझाव देना।
साक्षात्कार के दौरान अध्यापक में निम्नलिखित में से किस गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए? तो अध्यापन में रुचि। कोई भी अब टीचर है, कोई भी अध्यापक है, उसको अध्यापन में अगर रुचि है तो उसी का उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। और न रहेगा तो भाई कितना भी कुछ हो तो आप वो सही कर ही नहीं सकता। परियोजना विधि निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो कार्य निष्पादन के माध्यम से अधिगम। अनुदेशात्मक सामग्री मूलतः क्या है? यह कक्षा में प्रयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री है। अनुदेशात्मक सामग्री समझा देता हूँ इसको, क्योंकि ये समझाने वाली चीज है। अनुदेशात्मक सामग्री शिक्षकों द्वारा शिक्षण प्रक्रिया में सहायता करने और कक्षा में छात्रों को सीखने के अनुभवों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली संसाधनों या उपकरणों को संदर्भित करती है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कक्षा का माहौल किस प्रकार अधिगम में सहायता होना करता है या सहायक होना चाहिए? तो कक्षा का माहौल सहयोगात्मक और भय रहित होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका क्लास भय रहित है, बच्चे उसमें इंडिपेंडेंट हैं, तो वो बहुत आसानी से क्वेश्चन पूछेंगे और खुद को सेटिस्फाई पाएंगे, जिससे कि आपका क्लास और बच्चों की जिज्ञासा सारी चीज़ें बहुत सुचारू रूप से चलेंगी वहाँ पर, और बच्चा अपने आप को भी चीज़ों को कुछ सीखने के माध्यम से सारी चीज़ों को समझ पाएगा। प्राथमिक शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित अनिवार्य तत्व है? तो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। आगे देखो लिखा है, निम्नलिखित में से किस दिव्यांगता मस्तिष्क विकार के कारण पेशी सहसंयोजन के रूप में नहीं करने का उदाहरण है? तो प्रमस्तिष्क घात। ओके, देखो इसी को मैं समझा देता हूँ कि ये है क्या। तो प्रमस्तिष्क घात यानी कि सेरेब्रम पॉल्सी एक तंत्रिका संबंधी विकार है जो जन्म से पहले या जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत बाद विकासशील मस्तिष्क को क्षति पहुंचाने के कारण हो जाता है। तो इस चीज को इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये बनेगा। मानसिक रुग्णता से ग्रस्त बालक अक्सर स्कूलों में व्यावसायिक मदद लेने से क्यों मना कर देते हैं? हिचक के कारण। भाई पूछेंगे, नहीं आया, नहीं बता पाए, बहुत सी चीजें मानसिक रुग्णता में आ जाती हैं, तो उसके लिए इसका करेक्ट आंसर ये रहेगा। आप समुदाय को किस प्रकार अधिगम केंद्र से परिवर्तित कर सकते हैं? तो स्कूली बच्चों द्वारा सामुदायिक सर्वेक्षण कार्यक्रम का आयोजन कराकर, कि वह एक साथ आएं और अपनी चीज़ों को देखे करें और एक दूसरे से सब चीज़ों को साझा करें उसमें। स्कूली बच्चों का स्थानीय अस्पताल में जाना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? स्कूल समुदाय संबंध से। क्योंकि जब बच्चे स्कूल समुदाय संबंध से तात्पर्य यहाँ पे है कि वास्तविक दुनिया के सीखने के अवसर प्रदान करना, छात्रों को अस्पताल के कामकाज और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की भूमिका, ये सब चीज़ों का भी उनको क्या होगा, ज्ञान प्राप्त होगा। तो इस चीज़ को आप इससे रिलेट कर सकते हैं। दुश्चिंता विकार से पीड़ित अधिकांश बालक निम्नलिखित में से क्या करने में हिचकिचाते हैं? व्यावसायिक सहायता प्राप्त करने में। इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे देखिए मनोविज्ञान में सिगमंड फ्रायड का क्या योगदान है? मनोविश्लेषण। भाई इन्हें कौन भूल सकता है, बहुत से लोगों की लाइफ को बदल दिए हैं सिगमंड फ्रायड। अब ये समझ लो कि आप कोई भी कितने पेपर दिया हो, जैसे बिहार टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, और अपने यहाँ यूपी पेपर्स हो गए, तो आपके सिगमंड फ्रायड साहब हैं और जॉन डीवी साहब हैं। तो अब इन लोगों के क्वेश्चंस आ गए, आपने करेक्ट कर दिया और आप उन लोगों के क्वेश्चन सही किए, तो ऑफकोर्स भाई आपकी लाइफ को बदलने का काम भी ये किए। तो इनका योगदान नौकरी पाने में भी है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मनोविश्लेषण तो खैर ये था ही। सामुदायिक सेवा में संलग्न बालक में निरपवादतः निम्नलिखित में से विकसित क्या है, क्या विकसित होता है? तो उत्तरदायित्व करेक्ट आंसर है यहाँ पे। स्कूलों में स्टाफ में मानसिक रुग्णता का लक्षण क्या है? तो तर्क प्रिय होना, इसका करेक्ट आंसर है। मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में मेगासेफेली से क्या अभिप्रेरित है? बृहद आकार का सिर। अगर कभी भी मैक्सेफेली
या मैक्रोसेफली जैसा वर्ड कहीं दिखे तो आप समझ जाना कि ये वृहद आकार का सिर को संदर्भित करता है, जो कभी-कभी विभिन्न चिकित्सकीय स्थितियों द्वारा या न्यूरोलॉजिकल विकारों से जुड़ा होता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ सिंड्रोम आ जाता है, कुछ चीज़ें इफ़ेक्ट डाल देती हैं जिससे मस्तिष्क नॉर्मल से भी कुछ बड़ा हो जाता है, तो उस चीज़ को कहा जाता है। ओके। माइक्रोसेफली जैसे इसमें लिखा है क्या, लघु आकार का मस्तिष्क, तो लघु आकार का मस्तिष्क अगर बात होगी पहला वाला, तो यह माइक्रोसेफली जैसी स्थिति को संदर्भित करेगा जहाँ मस्तिष्क औसत से छोटा होता है और कई रीजन से हो सकता है, ऐसा नहीं है, लघु आकार भी है, बृहद आकार का सिर है। तो मैक्रोसेफली जो वर्ड यहाँ पे मतलब मेगासेफली जो वर्ड यूज किया गया है, यह है बृहद आकार के सिर के लिए। मतलब एक तरीके से क्या है कि आप कह सकते हो कि अगर सिर जो है अपने वास्तविक आकार में न हो करके अवास्तविक आकार में है, तो उस वहाँ पे आप मेगासेफली वर्ड के अकॉर्डिंग आप उसको टिक कर सकते हो। लेकिन जैसे यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में मेगासेफली, तो ये है बृहद आकार के सिर। संवेगात्मक सहयोग स्कूल में बालकों को ये किस चीज को समझाने में बहुत सहायक होगा? मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। स्कूल में आकलन का मुख्य प्रयोजन क्या है? अधिगम स्तरों की जांच करना और उपचार। स्कूलों में सामान्यतः स्वीकृत नेतृत्व शैली निम्नलिखित में से क्या है? तो परिवर्तनकारी नेतृत्व। स्कूल में समय सारणी की क्या भूमिका है? सबसे बड़ा सेंटेंस देखो, टिक कर दो, दैट्स इट। सभी आशित वांछित कार्यक्रमों को व्यवस्थित ढंग से कार्यान्वित करना। पता है एक अच्छी चीज बताऊं? अगर ऑप्शन दिया हो और किसी ऑप्शन में कहीं ब्रैकेट करके कोई चीज दी हुई हो और उसमें कोई चीज डिटेल लिखा हो, जैसे यहाँ सेंटेंस लिखा हो, कोई कोई वर्ड हो और उस वर्ड्स को डिफाइन इसमें किया गया है, उसको तो पक्का मान के चलना कि सही होगा। ठीक है। अगर कंफ्यूजन की कंडीशंस आती है तो ऐसा नहीं है कि हर केसेस में वो सही ही हो, लेकिन मोस्ट ऑफ ऐसा होता है कि वही सही होता है। स्कूल में प्राचार्य में निम्नलिखित में से किस गुण के विद्यमान होने के फलस्वरूप वह कुशल नेता हो पाता है? ओके। व्यवस्थित योजना। ओके। स्कूल में निर्देशात्मक नेता निम्नलिखित में से क्या आदेश देता है? करो जैसा मैं कहता हूँ। नेता तो भाई वही है जो कि जो कहे और करवा दे और जो कहे वो कर दे। विद्यालयों में संस्थानिक योजना से आपका क्या तात्पर्य है? या विद्यालय के चतुर्दर्शी विकास के लिए बनाई गई संदर्शी योजना है। स्कूलों में प्रातःकालीन असेंबली का मुख्य प्रयोजन क्या है? आत्मनुशासन को बढ़ावा देना। भाई हाथ जोड़ना, खड़े होना, बातों को सुनना, बातों को समझना, बातों को अपने जीवन में उतारना, बातों के जीवन में उतारी गई चीज़ों से अपने जीवन को बेहतर बनाना, ये सब चीज़ें प्रातःकालीन असेंबली से ही शुरू होता है। क्योंकि जैसे कि चोरी नहीं करना है, गलत नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, बहुत सी बातें बच्चे उस चीज़ों में सीखते हैं। विद्यालय विकास योजना का उद्देश्य है विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए भाई, बिल्कुल। स्कूलों में अभिभावक अध्यापक संघ पीटीए का क्या कार्य है? सहभागी उपागम। मतलब भैया देखो, पीटीए हुआ, गए, बातचीत हुई, सारे अभिभावक और शिक्षक एक साथ हुए, बच्चे डिस्कशन हुआ कि ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा हो वैसा हो, यहाँ हो वहाँ हो, सारी चीजें उसमें से होती है, तो सहभागी उपागम है। पड़ोस स्थित विद्यालयों के संयुग्मन का क्या लाभ है? संसाधनों की साझेदारी और ज्ञान विनिमय। स्कूल शिक्षा का मुख्य प्रयोजन क्या है? स्वरूपांतरण। खुद से खुद को बदलना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। शिक्षा का मतलब ही यही होता है, खुद से खुद को बदलना। इतना बदलना जो आपकी वास्तविक दुनिया से आपको अलग करता हो, जो आपको आपके अंदर की रूप से बेहतर बनाता हो, वही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। और शिक्षा का एक मेन सबसे अच्छा मुख्य उद्देश्य होता है कि समाज का विकास होना, एक अग्रसर समाज का विकास होना। ओके। और देखो लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नई पाठ्यचर्या का विकल्प देखो, 4 5+3+3+4, ये एकदम
पक्का है कि रहता ही रहता है। मैंने इसके बारे में पिछली वीडियो में बताया है, तो आप वहाँ जा कर के चीज़ों को समझना ज़रूर से अच्छे से। उसका मतलब क्या है कि बुनियादी चरण पहला होता है व 3 से 8 वर्ष के लिए, प्रारंभिक चरण 8 से 11 वर्ष के लिए, मध्य चरण 11 से 14 वर्ष के लिए, माध्यमिक चरण 14 से 18 वर्ष के लिए, और उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, किस-किस क्लासेस को रखा गया है, सब आपको बताया मैंने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में मुख्यतः किस बात पर बल दिया गया है, तो मुख्यतः वर्ष 2025 तक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करना। ये भी मैंने उस वीडियो में बताया है आपको। राष्ट्रीय पाठशाला रूपरेखा 2005 में मुख्यतः किस बात पर बल दिया गया है, तो ज्ञान को जीवन से जोड़ना। मैंने अभी बताया आपको, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ही वही होता है। शिक्षा का मतलब ज्ञान, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कोई प्रतिरोध नहीं की व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके मामले में लागू है? 8वीं कक्षा तक। 8वीं कक्षा तक ऐसा रखा गया है। मतलब ये है कि शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटी राइट टू एजुकेशन पॉलिसी 2009 यह अनिवार्य करता है कि 8वीं कक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को शिक्षा में पीछे नहीं रोका जाना चाहिए या वह उसे अनुत्तीर्ण नहीं किया जाना चाहिए। उसको भैया रोको मत, फेल वेल मत करो। अगर फेल हो रहा है तो उसको समझाओ बुझाओ, पेपर वेपर लो। एक बार फेल हो गया दोबारा पेपर लो, दोबारा फेल हुआ दोबारा पेपर लो। उसको किसी तरीके से प्रमोट करो, आगे बढ़ाओ। ओके। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कितने घंटे का शिक्षण कार्य निर्धारित किया गया? 45 घंटे का रखा गया है, यानी कि 45 आवर्स का। बाल केंद्रीय शिक्षा पदभार सर्वप्रथम किसने प्रदान किया था? तो डीवी ने। देखिए यही लोग हैं वो महान प्रस्तुत वहां यहाँ प्रस्तुत किए गए व्यक्ति, यही वो महान व्यक्तित्व हैं अरस्तु, डेवी, जॉन एडम, स्पेंसर और सिगमंड फ्रायड, जिन्होंने पता नहीं कितनी हजारों जिंदगियों की लाइफ बदल दी है। तो आप इन लोगों को जब भी देखें नतमस्तक जरूर किया करिए, प्रणाम गुरुदेव, कि आप लोगों की ज़िंदगी के बदले हैं। और मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ कि आप मेरे उसी एग्ज़ाम में आइए जिसका मैं देने वाला हूँ, गवर्नमेंट करा देगी और वो करेक्ट हो और आपके आशीर्वाद से मैं एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकूँ। समझ रहे क्या दोस्तों? तो देखो अब यहाँ से अच्छा ये भी है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? ओके, एम.एस. सैडलर। ये लोग भी वही हैं, लेकिन राधा कृष्ण साहब भी आए हुए हैं इसमें। पाठचर्या का मुख्य सिद्धांत क्या है? बालोन्मुखी सिद्धांत। बालों को मतलब कि बालों मतलब बाल बच्चों को। गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रतिषेध शिक्षा का अधिकार दिन 2009 की किस धारा में सम्मिलित है? तो धारा 19 तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 के अनुसार कोई भी विद्यालय उपयुक्त सरकार या प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त किए बिना स्थापित संचालित नहीं किया जा सकता है। ओके। तो दोस्तों यहाँ तक मेरी वीडियो का सारा सब कुछ प्रोवाइड किया है, मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और अब आप लोग को वीडियो कंटिन्यू डेली बेसिस पे मिला करेगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपसे लेते हैं अलविदा। और अपनी तैयारी करते रहिए। गवर्नमेंट देखो पेपर जब भी कराए, यूपी गवर्नमेंट का, केवीएस का, या कोई भी बिहार का, कोई भी पेपर कभी भी कराए, आप लोग ये बिल्कुल मत सुना करिए, सोचा करिए कि पेपर नहीं हो रहा है, पेपर नहीं कराया जा रहा है। आप अपना पूरा फुल 100% देते रहो। जब भी कभी पेपर होगा, आप बैठना, पेपर देना, पेपर से अपना जो भी रिजल्ट आएगा नौकरी लेके साइड होना। दैट्स इट। ऐसा पेपर लिख करके आना, ऐसा पेपर करके आना कि कोर्ट वोट जाने की नौबत ही ना हो। डायरेक्ट साला जितने भी 100 में रहे, 100 आउट ऑफ 100% का सारा पेपर करके आओ, बात खत्म। ओके। तो किसी को कुछ कहो मत, किसी का कुछ मत सुनो, बस तैयारी में लगे रहो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा। सबक है। जय हिंद, जय भारत।